तो दोस्तों जैक स्नाइडर 300 नाम की एक मूवी हमें तकरीबन 2006 में देखने को मिली थी और उसी टाइटल के यानी उसका अगला पार्ट आप बोल सकते हो वो हमें देखने को मिलने वाली है अपकमिंग। उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ पिछली मूवी की कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। 301 2006 की अमेरिकी महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है 4-5, जिसका निर्देशन जैक स्नाइडर ने किया है, जिन्होंने कर्ट जॉनस्टेड और माइकल बी गॉर्डन के साथ पटकथा लिखी थी, जो फ्रैंक मिलर और लिन वर्ली द्वारा इसी नाम की 1998 की कॉमिक बुक लिमिटेड सीरीज पर आधारित है। फिल्म अपने स्रोत सामग्री की तरह ग्रीको-फारसी युद्धों में थर्मोपाइले की लड़ाई का एक काल्पनिक पुनर्कथन है। कथानक राजा लियोनिदास जेरार्ड बटलर के इर्दगिर्द घूमता है, जो 300 स्पार्टन्स का नेतृत्व करते हुए फारसी गॉरकिंग जेरेक्स रोड्रिगो सेंटोरो और उसकी 3 लाख से अधिक सैनिकों की हमलावर सेना के खिलाफ लड़ाई में जाता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, रानी गोरगो लीना हेडी अपने पति के लिए स्पार्टा में समर्थन जुटाने का प्रयास करती। कहानी को स्पार्टन सैनिक डिलियोस डेविड वेनहम द्वारा वॉइस ओवर कथा द्वारा तैयार किया गया है। इस कथा तकनीक के माध्यम से विभिन्न काल्पनिक जीवों को पेश किया जाता है, जो 300 को ऐतिहासिक फंतासी की शैली में रखता है। 300 को मूल कॉमिक्स की कल्पना को दोहराने के लिए ज्यादातर सुपरइम्पोजिशन क्रोमा की तकनीक के साथ फिल्माया गया था। 300 का अधूरा कट 9 दिसंबर 2006 को ऑस्टिन बटन बेथॉन में प्रीमियर हुआ। पूरी हुई फिल्म का प्रीमियर 14 फरवरी 2007 को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। इसके बाद 9 मार्च 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पारंपरिक और आईमैक्स दोनों स्क्रीनों पर और 31 जुलाई 2007 को घरेलू मीडिया पर रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके दृश्यों और शैली की प्रशंसा की लेकिन इसकी ऐतिहासिक अशुद्धियों की आलोचना की, जिसमें फारसियों का चित्रण भी शामिल था, जिसे कुछ लोगों ने भरमांध या ईरान विरोधी बताया। $456 मिलियन से अधिक की कमाई करते हुए फिल्म की शुरुआत उस समय बॉक्स ऑफिस के इतिहास में 24वीं सबसे बड़ी थी और 2007 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मिलर के पहले अप्रकाशित ग्राफिक उपन्यास प्रीक्वल जेरेक्सेस पर आधारित राइज ऑफ एन एम्पायर नामक सीक्वल 7 मार्च 2014 को जारी किया गया। कथानक स्पार्टन सेना में एक होप्लाइट डिलियोस लियोनिडस प्रथम नामक एक स्पार्टन राजा की कहानी को बचपन से लेकर स्पार्टन बालपालन प्रणाली और थर्मोपाइले की लड़ाई के माध्यम से राजा बनने तक बताता है। एक फारसी हेराल्ड स्पार्टा में राजा जेरेक्सेस के अधीनता के प्रतीक के रूप में पृथ्वी और पानी की मांग करता है। वह लियोनिदास को अधीन होने के लिए कहता है और रानी गोरगो का अपमान करता है। जवाब में लियोनिदास और स्पार्टन सैनिकों ने हेराल्ड और उसके दूत को एक अथाह गड्ढे में फेंक दिया। लियोनिदास फिर इफोर्स का दौरा करता है और फारसियों को थर्मोपाइले के माध्यम से वापस खदेड़ने की रणनीति का प्रस्ताव देता है, ताकि फारसियों को एक संकीर्ण मार्ग में भेजा जा सके, जिससे यूनानियों की भारी पैदल सेना को संख्यात्मक रूप से बेहतर फारसी हल्की पैदल सेना पर बढ़त मिल सके। इफोर्स ने लियोनिदास को चेतावनी दी कि कार्नेया आ रहा है और उस समय स्पार्टा को युद्ध नहीं करना चाहिए। वे ओरेकल से सलाह लेते हैं, जो आदेश देता है कि स्पार्टा को कार्नेया का सम्मान करना चाहिए। जब लियोनिदास गुस्से में चला जाता है, तो जेरेक्सेस का एक एजेंट स्पार्टन राजनेता थेरॉन के साथ दिखाई देता है, जो इफोर्स को उनके गुप्त समर्थन के लिए पुरस्कृत करता है। हालांकि एफोर्स ने उसे स्पार्टा की सेना को संगठित करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। लियोनिदास 300 सैनिकों को इकट्ठा करता है। थेरॉन और परिषद लियोनिदास से युद्ध में जाकर एफोर्स की अवहेलना करने के बारे में पूछते हैं। लियोनिदास सुझाव देते हैं कि वे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद युद्ध के लिए निकल जाएंगे। उनके साथ कुछ हजार आर्केडियन और अन्य यूनानी शामिल हो जाते हैं, जिनका नेतृत्व डैक्सोस कर रहा होता है। वे थर्मोपाइले पहुंचते हैं, जहां एक तूफान ईजियन सागर में
कई फारसी नौसेना के जहाजों को डूबता हुआ देखता है। स्पार्टन्स ने फिर एक बड़े फारसी शिविर की खोज की और मारे गए फारसी स्काउट्स को मोर्टार के रूप में इस्तेमाल करके दीवार का निर्माण किया। इस बीच लियोनिदास का सामना एफियाल्टेस से होता है, जो एक विकृत स्पार्टन है, जिसके माता पिता उसे शिशुहत्या से बचाने के लिए स्पार्टा से भाग गए थे। एफियाल्टेस लियोनिदास की सेना में शामिल होने के लिए कहता है और उसे एक गुप्त बकरी मार्ग के बारे में चेतावनी देता है, जिसका उपयोग फारसी स्पार्टन्स को घेरने और उन्हें घेरने के लिए कर सकते हैं। हालांकि सहानुभूतिपूर्ण लियोनिदास उसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसकी विकृति फालानक्स गठन को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रदर्शन मिला। ट्रेलरों में इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक 9 इंच नेल्स का जस्ट लाइक यू इमेजिनेट था। दूसरा 300 ट्रेलर, जो एपोकैलिप्टो से जुड़ा था, 8 दिसंबर 2006 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 41 और एक दिन पहले ऑनलाइन 22 जनवरी 2007 को फिल्म का एक विशेष ट्रेलर प्राइम टाइम टेलीविजन के दौरान प्रसारित किया गया था। 43 ट्रेलर को फिल्म में रुचि जगाने और इसकी बॉक्स ऑफिस सफलता में योगदान देने का श्रेय दिया गया है। 44 अप्रैल 2006 में वार्नर ब्रदर्स इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने फिल्म पर आधारित एक प्लेस्टेशन पोर्टेबल गेम 300 मार्च टू ग्लोरी बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। कोलिशन स्टूडियोज ने वीडियो गेम में फिल्म की शैली को पकड़ने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ काम किया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के साथ साथ रिलीज किया गया था। 45 नेशनल एंटरटेनमेंट कलेक्टिबल्स एसोसिएशन ने फिल्म पर आधारित एक्शन फिगर की एक श्रृंखला का निर्माण किया। 46 साथ ही हथियारों और कवच की प्रतिकृतियां भी। 47 वार्नर ब्रदर्स ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के लाइट हैवीवेट चैंपियन चक लिडेल को प्रायोजित करके 300 को बढ़ावा दिया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई और अन्य प्रचार गतिविधियों में भाग लिया। 48 स्टूडियो ने स्टैनली कप प्लेफ के साथ मिलकर फिल्म को बढ़ावा देने के लिए 30 सेकंड का टीवी स्पॉट बनाने के लिए नेशनल हॉकी लीग। ईरानी आलोचना। राजा जेरेक्सेस दाएं का चित्रण आलोचना का विषय था। स्नाइडर ने जेरेक्सेस के बारे में कहा, 20 साल के लड़के के लिए एक विशालकाय देवराजा से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है, जो उसके साथ अपना रास्ता बनाना चाहता है। 111 अपनी शुरुआत से ही 300 ने फारसियों के चित्रण को लेकर विवाद को आकर्षित किया। ईरानी सरकार के अधिकारियों 114 ने फिल्म की निंदा की। 115, 116, 117 फिल्म के कुछ दृश्यों में फारसी सेना के हिस्से के रूप में राक्षस जैसे और अन्य काल्पनिक प्राणियों को चित्रित किया गया है, और फारसी राजा जेरक्सस आई के काल्पनिक चित्रण की स्त्रीलिंग के रूप में आलोचना की गई है। 118, 119 आलोचकों ने सुझाव दिया कि इसका उद्देश्य स्पार्टन सेना की चित्रित मर्दांगी के विपरीत खड़ा होना था। 120 स्टीवन री ने तर्क दिया कि फिल्म के फारसी एशियाई और अफ्रीकी संस्कृतियों के पश्चिमी आकांक्षात्मक रूढ़िवादिता के कालभ्रमित क्रॉस सेक्शन के लिए एक वाहन थे। 121 फिल्म में प्राचीन फारसियों के चित्रण ने ईरान में विशेष रूप से तीखी प्रतिक्रिया की। विभिन्न ईरानी अधिकारियों ने फिल्म की निंदा की। 122, 123, 124 ईरानी कला अकादमी ने यूनेस्को को फिल्म के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की, जिसमें इसे ईरान की ऐतिहासिक पहचान पर हमला कहा गया। 125, 126 संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में फिल्म का विरोध किया। 127 और ईरानी दूतावासों ने फ्रांस, 128 थाईलैंड, 129 तुर्की, 130 और उज्बेकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग का विरोध किया। 131 फिल्म को ईरान में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसे अमेरिकी प्रचार माना जाता था। 132 संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर समीक्षकों ने पश्चिम ईरान के विरुद्ध कहानी के राजनीतिक निहितार्थों और जिस तरह से फारसियों को कुलीन यूनानियों के विपरीत पतित, कामुक और दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया है, उस पर ध्यान दिया। 133 फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता की खबर के साथ
तेहरान में पहले से ही फिल्म की ब्लैक मार्केट प्रतियां उपलब्ध होने के कारण फिल्म ने ईरान में व्यापक आक्रोश पैदा किया। टाइम के अज़ादेह मोवेनी ने रिपोर्ट किया, पूरा तेहरान आक्रोशित था। कल मैं जहां भी गया, फिल्म को लेकर आक्रोश से बात की गई। 134 ईरान के समाचार पत्रों ने हॉलीवुड ने ईरानियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और 300 बनाम 70 मिलियन जैसी सुर्खियां छापीं। बाद वाला ईरान की आबादी का आकार था। एक स्वतंत्र ईरानी समाचार पत्र एएनदेनो ने कहा, फिल्म में ईरानियों को राक्षसों के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें संस्कृति, भावना या मानवता नहीं है, जो अन्य देशों पर हमला करने और लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। 134 मजलिस ईरानी संसद के 4 सदस्यों ने अन्य मुस्लिम देशों से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। 135 और ईरानी फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने ईरानी इतिहास और संस्कृति के फिल्म के गलत चित्रण के बारे में यूनेस्को को विरोध पत्र प्रस्तुत किया। 136 ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के सांस्कृतिक सलाहकार ने फिल्म को ईरान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए अमेरिकी प्रयास कहा। 137 मोवेनी ने 2 कारकों की पहचान की जो संभवतः फिल्म पर ईरानी आक्रोश की तीव्रता में योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले, उन्होंने फारसी नव वर्ष नौरोज की पूर्व संध्या पर फिल्म की रिलीज के समय को अशुभ बताया। दूसरे, ईरानी फिल्म में दिखाए गए युग को अपने इतिहास में एक विशेष रूप से महान पृष्ठ के रूप में देखते हैं। मोवेनी ने सुझाव दिया कि अलेक्जेंडर की विफलता फारसियों से संबंधित एक और नकली अवधि महाकाव्य की तुलना में 300 की बॉक्स ऑफिस सफलता काफी चिंता का कारण थी, जो अमेरिका के अशुभ इरादों का संकेत देती है। 134 द गार्जियन के अनुसार 300 के ईरानी आलोचकों, जिनमें ब्लॉगर से लेकर सरकारी अधिकारी तक शामिल है, ने फिल्म को देश के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी दबाव को बढ़ाने के समय ईरान को बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रयास बताया। 135 ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने फिल्म को शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में वर्णित किया, जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध का परिणाम है। 135 मोवेनी ने बताया कि जिन ईरानियों से उन्होंने बातचीत की, वे इस बात पर अड़े थे कि फिल्म को अमेरिकी सरकार द्वारा गुप्त रूप से वित्त पोषित किया गया था ताकि अमेरिकियों को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। 134 लोकप्रिय संस्कृति में 300 को फिल्म, टेलीविजन और अन्य मीडिया में स्पूफ किया गया है और यह स्पार्टा है। इंटरनेट मेम को जन्म दिया। 138 फिल्म पर आधारित स्किट्स सैटरडे नाइट लाइव 139 और रोबोट चिकन में दिखाई दिए हैं, जिनमें से बाद वाले ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान 1776 इंच शीर्षक से एक पैरोडी में 300 की दृश्य शैली की नकल की। 140 अन्य पैरोडी में DX नामक साउथ पार्क का एक एपिसोड शामिल है। 141 लघु फिल्म यूनाइटेड 300 जिसने 2007 MTV मूवी स्पूफ अवार्ड जीता। 142 और मैड मैगजीन द्वारा अपने सितंबर 2007 के अन 481 में बू डेसमंड डेवलिन द्वारा लिखित और मोर्ट ड्रकर द्वारा सचित्र। 143 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने मीट द स्पार्टन्स रिलीज किया, जो जेसन फ्राइडबर्ग और आरोन सेल्टजर द्वारा निर्देशित एक स्पूफ था। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक बार इसी तरह की पैरोडी की योजना बनाई थी, जिसका शीर्षक था नेशनल लैम्पून्स 301 द लीजेंड ऑफ ऑसमेस्ट मैक्सिमस वालेस लियोनिडस। 144 300 विशेष रूप से इसके सारगर्भित उद्धरणों को मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसका उपनाम स्पार्टन्स है, के छात्र निकाय द्वारा अपनाया गया है। स्पार्टन्स, आपका पेशा क्या है? के नारे फिल्म की रिलीज के बाद से खेल आयोजनों में आम हो गए हैं और मिशिगन स्टेट बास्केटबॉल के मुख्य कोच टॉम इजो ने एक छात्र कार्यक्रम में लियोनिडास की पोशाक पहनी थी। 145 146 नेशनल फुटबॉल लीग में न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के साथ एक फुटबॉल खिलाड़ी और पूर्व में ओहियो स्टेट बकीज के साथ नेट एबनेर को उनके गहन कसरत शासन और उनकी दाढ़ी के कारण फिल्म 300 में गेरार्ड बटलर द्वारा अभिनीत स्पार्टा के ग्रीक योद्धा राजा नायक के नाम पर लियोनिदास उपनाम दिया गया था। 147
परिणाम। मुख्य लेख 300 एक साम्राज्य का उदय। जून 2008 में निर्माता मार्क कैंटन, गियानी नुनारी और बर्नी गोल्डमैन ने खुलासा किया कि 300 राइज ऑफ एन एम्पायर के सीक्वल पर काम शुरू हो गया था। 148 लीजेंडरी पिक्चर्स ने घोषणा की थी कि फ्रैंक मिलर ने फॉलोअप ग्राफिक उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था और जैक स्नाइडर अनुकूलन का निर्देशन करने में रुचि रखते थे, लेकिन सुपरमैन रीबूट और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पहली किस्त मैन ऑफ स्टील का विकास और निर्देशन करने के लिए आगे बढ़ गए। 150 नोम मुर्रो ने निर्देशन किया, जबकि जैक स्नाइडर ने निर्माण किया। फिल्म एथेनियन एडमिरल थेमिस्टोकल्स पर केंद्रित थी, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता सुलिवन स्टेपल्टन द्वारा चित्रित किया गया था। सीक्वल 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। युद्ध की शुरुआत स्पार्टन्स द्वारा अपने हथियार डालने से इनकार करने के तुरंत बाद होती है। संकरे रास्ते की वजह से स्पार्टन्स ने आगे बढ़ती फारसी सेना की कई लहरों को पीछे धकेल दिया। जेरेक्सेस व्यक्तिगत रूप से लियोनिदास के पास जाता है और उसे अपनी अधीनता के बदले में अपार धन और शक्ति प्रदान करता है। लियोनिदास मना कर देता है और जेरेक्सेस के योद्धाओं की घटिया गुणवत्ता का मजाक उड़ाता है। जेरेक्सेस अपने कुलीन रक्षक अमरों को राक्षसी उबेर अमर के साथ भेजता है, लेकिन यूनानी एक बार फिर विजयी होते हैं। दूसरे दिन जेरेक्सेस ने युद्ध के हाथियों और बख्तरबंद गैंडे सहित सेनाओं की नई लहरें भेजीं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच एक क्रोधित इफियाल्टेस जेरेक्सेस के पास चला गया और धन, महिलाओं और एक वर्दी के बदले में गुप्त मार्ग का खुलासा किया। इफियाल्टेस के विश्वासघात के बारे में जानने के बाद आर्केडियन पीछे हट गए, लेकिन स्पार्टन्स ने वहीं रहने का फैसला किया। लियोनिडास एक घायल लेकिन अनिच्छुक डिलियोस को स्पार्टा लौटने और अपने हमवतन लोगों को जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताने का आदेश देता है। स्पार्टा में रानी गोर्गो ने स्पार्टन परिषद को 300 स्पार्टन सैनिकों को अंतिम लड़ाई में शामिल करने के लिए मनाने का प्रयास किया। गोर्गो मदद के लिए थेरॉन के पास आती है। उसे परिषद के समक्ष अपनी दलील रखने की अनुमति दी जाती है, लेकिन थेरॉन अपनी आवश्यक सहायता के बदले में उसका बलात्कार करता है और अगले दिन उसे धोखा देता है और परिषद के सामने उसे व्यभिचारिणी के रूप में बदनाम करने का प्रयास करता है। गोर्गो थेरॉन को मार देता है। उसके लबादे में जेरेक्सेस के सोने का एक थैला प्रकट करता है। उसके विश्वासघात को स्वीकार करते हुए परिषद सर्वसम्मति से सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए सहमत होती है। तीसरे दिन एफियाल्टेस के नेतृत्व में फारसी लोग गुप्त मार्ग से आगे बढ़ते हैं, स्पार्टन्स को घेर लेते हैं। जेरेक्सेस के जनरल ने फिर से उनके आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन स्पार्टन्स ने मना कर दिया और स्टेलियोस ने जनरल को मार डाला। क्रोधित होकर जेरेक्सेस ने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। लियोनिदास ने अपना भाला जेरेक्सेस पर फेंका, जिससे उसका चेहरा कट गया और यह साबित हो गया कि ईश्वर राजा की मृत्यु हो गई है। लियोनिदास और शेष स्पार्टन्स आखिरी आदमी तक लड़ते हैं, जब तक कि वे अंतः तीरों की बौछार के आगे हार नहीं जाते। डिलियोस ने स्पार्टन परिषद के समक्ष अपनी कहानी समाप्त की। लियोनिदास के बलिदान से प्रेरित होकर यूनानियों ने एक सेना तैयार की, जिसमें स्पार्टा ने नेतृत्व किया। डिलियोस, जो अब स्पार्टन के नेतृत्व वाली यूनानी सेना का प्रमुख है, राजा लियोनिदास और 1 साल पहले अपने जीवन का बलिदान देने वाले 300 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए एक उत्साहपूर्ण भावनात्मक भाषण देता है। फिर वह स्पार्टन के नेतृत्व वाली यूनानी सेना का नेतृत्व फारसियों के खिलाफ लड़ाई में करता है, जिससे प्लाटिया की लड़ाई शुरू होती है। गालना। इस फिल्म में जेरार्ड बटलर, लीना हेडी, डेविड वेनहम और डोमिनिक वेस्ट मुख्य भूमिका में है। जेरार्ड बटलर, लियोनिडास, स्पार्टा के राजा; डेविड वेनहम, डिलियोस, कथावाचक और स्पार्टन सैनिक; लीना हेडी, रानी गोर्गो, स्पार्टा की रानी; लियोनिडास और गोर्गो के बेटे प्लेस्टार्चस के रूप में जियोवन्नी सिमिनो; डोमिनिक वेस्ट, थेरॉन, एक काल्पनिक भ्रष्ट स्पार्टन राजनीतिज्ञ; विंसेंट रेगन, कैप्टन आर्टेमिस,
लियोनिडास के वफादार कप्तान और दोस्त। टॉम विजडम, एस्टिनोस, कैप्टन आर्टेमिस का सबसे बड़ा पुत्र। एंड्रयू प्लीविन, डैक्सोस, एक आर्केडियन नेता जो लियोनिडास के साथ सेना में शामिल हो जाता है। एंड्रयू टियरनान, एफियाल्टेस, एक विकृत स्पार्टन बहिष्कृत और गद्दार। रॉड्रिगो सेंटोरो, राजा जेरेक्सेस, फारस का शक्तिशाली और क्रूर देवतासमान राजा। स्टीफन मैकेटी, द लॉयलिस्ट, एक वफादार स्पार्टन राजनीतिज्ञ। माइकल फैसबेंडर, स्टेलियोस, एक युवा, उत्साही और अत्यधिक कुशल स्पार्टन सैनिक। पीटर मेंसा, एक फारसी दूत के रूप में जिसे लियोनिडास द्वारा कुएं में धकेल दिया जाता है। केली क्रेग, पाइथिया, एफोर्स की एक दैवज्ञ। एली स्नाइडर, युवा लियोनिडास, 7/8 वर्ष के रूप में। टाइलर नेटजेल, युवा लियोनिडास, 15 वर्ष के रूप में। रॉबर्ट मेलेट, उबर इमोर्टल, विशाल, एक बलवान और विक्षिप्त अमर जो अमर लड़ाई के दौरान लियोनिडास से लड़ता है। पैट्रिक सबोंगुई, फारसी जनरल के रूप में जो युद्ध के अंत में लियोनिडास को अपनी बात मानने के लिए राजी करने का प्रयास करता है। लियोन लेडेरच, जल्लाद के रूप में एक विशालकाय पंजे वाला आदमी जो जेरेक्सेस के अपने आदमियों को मार डालता है। टायरोन बेंस्किन, चाबुकधारी, फारसी दूत के रूप में। उत्पादन, विकास, ऊपर ग्राफिक उपन्यास से एक पैनल का फिल्म संस्करण। नीचे निर्माता गियानी नुनारी थर्मोपाइले की लड़ाई के बारे में फिल्म की योजना बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि निर्देशक माइकल मान ने पहले ही गेट्स ऑफ फायर पुस्तक पर आधारित लड़ाई की एक फिल्म की योजना बना ली थी। नुनारी को फ्रैंक मिलर का ग्राफिक उपन्यास 300 मिला, जिसने उन्हें फिल्म के अधिकार हासिल करने के लिए काफी प्रभावित किया। 6-7 300 का निर्माण नुनारी और मार्क कैंटन ने संयुक्त रूप से किया था, जबकि माइकल बी. गॉर्डन ने पटकथा लिखी थी। 8 निर्देशक जैक स्नाइडर को जून 2004 में काम पर रखा गया था। 9 क्योंकि उन्होंने डॉन ऑफ द डेड के रीमेक के साथ अपनी शुरुआत करने से पहले मिलर के उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बनाने का प्रयास किया था। 10 स्नाइडर ने तब पटकथा लेखक कर्ट जॉनस्टेड को उत्पादन के लिए गॉर्डन की पटकथा को फिर से लिखवाया। 11 फ्रैंक मिलर का मूल ग्राफिक उपन्यास 300 फिल्म द 300 स्पार्टन से प्रेरित था, जिसे मिलर ने पहली बार 6 साल की उम्र में देखा था। 12 यह फिल्म कॉमिक बुक का शॉट फॉर शॉट रूपांतरण है, जो सिन सिटी के फिल्म रूपांतरण के समान है। 13 स्नाइडर ने कॉमिक बुक से पैनल की फोटोकॉपी की, जिससे उन्होंने पिछले और बाद के शॉट्स की योजना बनाई। यह मेरे लिए एक मजेदार प्रक्रिया थी, एक लक्ष्य के रूप में एक फ्रेम होना, उन्होंने कहा। 14 कॉमिक बुक की तरह रूपांतरण में भी डिलियोस नामक पात्र का वर्णनकर्ता के रूप में उपयोग किया गया। स्नाइडर ने इस कथात्मक तकनीक का उपयोग दर्शकों को यह दिखाने के लिए किया कि 300 की असली फ्रैंक मिलर दुनिया को एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से बताया गया था। डिलियोस की कहानी कहने की प्रतिभा का उपयोग करके वह फिल्म में काल्पनिक तत्वों को पेश करने में सक्षम थे, यह समझाते हुए कि डिलियोस एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि सच्चाई के साथ एक अच्छी कहानी को कैसे बर्बाद नहीं करना है। 15 स्नाइडर ने एक सबप्लॉट भी जोड़ा जिसमें रानी गोर्गो अपने पति के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करती है। 16 ऊपर फिल्मांकन के दौरान का एक दृश्य। नीचे समाप्त दृश्य। सैकड़ों ढाल, भाले और तलवारें बनाने के लिए 2 महीने का प्री प्रोडक्शन लगा, जिनमें से कुछ ट्रॉय और अलेक्जेंडर से रिसाइकल किए गए थे। जीवों को जोर्डू शेल द्वारा डिजाइन किया गया था। 17 और एक एनिमेट्रोनिक भेड़िया और 13 एनिमेट्रोनिक घोड़े बनाए गए थे। अभिनेताओं ने स्टंटमैन के साथ प्रशिक्षण लिया और यहां तक कि स्नाइडर भी इसमें शामिल हुए। फिल्म के लिए 600 से अधिक पोशाकें बनाई गईं, साथ ही विभिन्न पात्रों और फारसी सैनिकों की लाशों के लिए व्यापक प्रोस्थेटिक्स भी बनाए गए। शॉन स्मिथ और मार्क रैपापोर्ट ने प्री प्रोडक्शन में स्नाइडर के साथ मिलकर अलग-अलग किरदारों के लुक को डिजाइन किया और प्रोडक्शन के लिए जरूरी प्रोस्थेटिक मेकअप इफेक्ट्स, प्रॉप्स, हथियार और डमी बॉडी का निर्माण किया।
18 फिल्माने 300 ने 17 अक्टूबर 2005 को मॉन्ट्रियल में सक्रिय उत्पादन में प्रवेश किया। 19 और इसे 60 दिनों 18 के दौरान कालानुक्रमिक क्रम में शूट किया गया। 16 जिसका बजट $60 मिलियन था। 20 डिजिटल बैकलॉट तकनीक का उपयोग करते हुए स्नाइडर ने ब्लू स्क्रीन का उपयोग करके मॉन्ट्रियल में अब बंद हो चुके आइसस्टॉर्म स्टूडियो में शूटिंग की। बटलर ने कहा कि हालांकि वह स्नाइडर के निर्देशन से विवश महसूस नहीं करते थे, लेकिन कॉमिक के प्रति निष्ठा ने उनके प्रदर्शन पर कुछ सीमाएं लगा दी। वेनहैम ने कहा कि ऐसे समय थे जब स्नाइडर कॉमिक बुक से प्रतिष्ठित क्षणों को सटीक रूप से कैप्चर करना चाहते थे, और अन्य समय जब उन्होंने अभिनेताओं को दुनिया और निर्धारित सीमाओं के भीतर अन्वेषण करने की स्वतंत्रता दी। 21 हेडी ने ब्लू स्क्रीन के साथ अपने अनुभव के बारे में कहा। 22 केवल एक दृश्य जिसमें घोड़े ग्रामीण इलाकों में यात्रा करते हैं को बाहर शूट किया गया था। 23 फिल्म एक गहन शारीरिक उत्पादन थी और बटलर के हाथ की नस खिंच गई और पैर में गिरावट आ गई। 24 डाक उत्पादन पोस्ट प्रोडक्शन का काम मॉन्ट्रियल के मेट्योर स्टूडियोज ने संभाला और हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज ने ब्लू स्क्रीन फुटेज में 1500 से ज्यादा विजुअल इफेक्ट शॉट्स भरे। विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर क्रिस वॉट्स और प्रोडक्शन डिजाइनर जिम बिसेल ने द क्रश नामक एक प्रक्रिया बनाई। 18 जिसने मेट्योर कलाकारों को प्रकाश और अंधेरे के कंट्रास्ट को बहाकर रंगों में हेरफेर करने की अनुमति दी। अलग अलग मूड बनाने के लिए कुछ दृश्यों को डीसैचुरेटेड और टिंटेड किया गया। कलाकारों की टीम का नेतृत्व करने वाले गिस्लेन सेंट पियरे ने इस प्रभाव का वर्णन किया। सब कुछ यथार्थवादी दिखता है, लेकिन इसमें एक तरह का किरकिरा चित्रण है। 18 25 माया रेंडरमैन और रियलफ्लो सहित विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग स्प्रेइंग ब्लड बनाने के लिए किया गया था। 26 पोस्ट प्रोडक्शन 1 साल तक चला और कुल 10 स्पेशल इफेक्ट कंपनियों ने इसे संभाला। 27 संगीत मुख्य लेख 300 ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। जुलाई 2005 में संगीतकार टायलर बेट्स ने फिल्म पर काम करना शुरू किया। उन्होंने स्कोर का वर्णन करते हुए कहा कि इसमें शीर्ष और बड़े गायक मंडली पर सुंदर थीम है, लेकिन कुछ अत्यधिक भारीपन के साथ संतुलित है। संगीतकार ने एक परीक्षण दृश्य के लिए स्कोर बनाया था जिसे निर्देशक वार्नर ब्रदर्स को दिखाना चाहते थे ताकि परियोजना का मार्ग स्पष्ट किया जा सके। बेट्स ने कहा कि स्कोर में परक्यूशन के निचले सिरे में बहुत अधिक वजन और तीव्रता थी, जिसे स्नाइडर ने फिल्म के लिए अनुकूल पाया। 28 स्कोर को एबी रोड स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और इसमें आजम अली के स्वर शामिल है। 29 मार्च 2007 को 25 ट्रैक वाले साउंड ट्रैक का एक मानक संस्करण और एक विशेष संस्करण जारी किया गया था, जिसमें विशेष संस्करण में 16 पृष्ठ की पुस्तिका और 3 दोतरफा ट्रेडिंग कार्ड शामिल थे। 30 इस स्कोर ने फिल्म संगीतकार समुदाय में कुछ विवाद पैदा किया है। जेम्स हॉर्नर और गैब्रियल यारेड की फिल्म ट्रॉय के लिए काम सहित कई अन्य हालिया साउंड ट्रैक के साथ इसकी समानता के लिए आलोचना की गई है। सबसे भारी उधारी इलियट गोल्डेनथल के 1999 के टाइटस के स्कोर से बताई जाती है। 300 से रिमेंबर अस टाइटस के फिनाले के कुछ हिस्सों के समान है और रिटर्न्स ए किंग क्यू विक्टोरियस टाइटस के समान है। 31, 32, 33 3 अगस्त 2007 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने एक आधिकारिक बयान में स्वीकार किया। 300 के स्कोर के लिए कई संगीत संकेत हमारी जानकारी या भागीदारी के बिना मोशन पिक्चर टाइटस के लिए अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार इलियट गोल्डेनथल द्वारा रचित संगीत से लिए गए थे। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स हमारे लंबे समय के सहयोगी इलियट का बहुत सम्मान करते हैं और इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर प्रसन्न है। 34 विपणन मुख्य लेख 300 मार्च टू ग्लोरी आधिकारिक 300 वेबसाइट दिसंबर 2005 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा लॉन्च की गई थी। वैचारिक कला और जैक स्नाइडर का प्रोडक्शन ब्लॉग साइट के शुरुआती आकर्षण थे। 35 बाद में वेबसाइट ने कॉमिक टू स्क्रीन शॉट्स
और 300 के जीवों सहित उत्पादन विवरणों का वर्णन करने वाले वीडियो जर्नल जोड़े। जनवरी 2007 में स्टूडियो ने फिल्म के लिए एक माइस्पेस पेज लॉन्च किया। 36 आर्ट इंस्टीट्यूट्स ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एक माइक्रोसाइट बनाई। 300 के निर्देशक जैक स्नाइडर ने एमटीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि घटनाएं 90% सटीक है। यह सिर्फ दृश्यांकन में है जो पागलपन भरा है। मैंने यह फिल्म विश्वस्तरीय इतिहासकारों को दिखाई है जिन्होंने कहा है कि यह अद्भुत है। वे विश्वास नहीं कर सकते कि यह इतनी सटीक है। फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म एक ओपेरा है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। जब लोग कहते हैं कि यह ऐतिहासिक रूप से गलत है तो मैं यही कहता हूं। 98 बीबीसी न्यूज की एक स्टोरी में भी उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि फिल्म अपने मूल में एक काल्पनिक फिल्म है। उन्होंने फिल्म के कथाकार डिलियोस का वर्णन इस प्रकार किया कि वह व्यक्ति जो जानता है कि सच्चाई के साथ एक अच्छी कहानी को कैसे बर्बाद नहीं करना है। 15 एक साक्षात्कार में 300 के लेखक फ्रैंक मिलर ने कहा, लगभग सभी गलतियां जानबूझकर की गई है। मैंने एक कारण से उन चेस्ट प्लेट और चमड़े की स्कर्ट को हटा दिया। मैं चाहता था कि ये लोग आगे बढ़े और मैं चाहता था कि वे अच्छे दिखे। मैंने उनके हेलमेट को काफी हद तक हटा दिया, आंशिक रूप से इसलिए ताकि आप पहचान सकें कि पात्र कौन है। स्पार्टन्स पूरे राजसी वस्त्र में बहुत करीबी कोण को छोड़कर लगभग अप्रभेद्य थे। एक और स्वतंत्रता जो मैंने ली वह यह थी कि उन सभी के पास पंख थे, लेकिन मैंने केवल लियोनिदास को एक पंख दिया ताकि वह अलग दिख सके और उसे एक राजा के रूप में पहचाना जा सके। मैं इतिहास के पाठ से अधिक एक उद्बोधन की तलाश में था। मैं जिस सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकता हूं वह यह है कि अगर फिल्म किसी को उत्साहित करती है तो वे खुद इतिहास की खोज करेंगे, क्योंकि इतिहास अंतहीन रूप से आकर्षक है। 99 कावे फारोक ने अपने शोधपत्र द 300 मूवी सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन 100 में उल्लेख किया कि फिल्म ने ग्रीको-फारसी युद्धों को द्विआधारी शब्दों में गलत तरीके से चित्रित किया है। लोकतांत्रिक, अच्छा, तर्कसंगत हम बनाम अत्याचारी, बुरे और तर्कहीन, हमेशा अस्पष्ट, यदि विदेशी नहीं, फारस के अन्य। उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकारों के निर्माण में अचमेनिद साम्राज्य के योगदान के बारे में 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अचमेनिद साम्राज्य के संस्थापक साइरस महान, मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता की खुले तौर पर घोषणा और गारंटी देने वाले दुनिया के पहले सम्राट थे। साइरस दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक के संस्थापक, जोरोस्टर की शिक्षाओं का अनुयायी था। जब साइरस ने बेबीलोन के राजा नबोनिडस को हराया तो उसने आधिकारिक तौर पर यहूदियों को बेबीलोन की कैद से आज़ादी की घोषणा की। यह इतिहास में पहली बार था कि एक विश्व शक्ति ने यहूदी लोगों, धर्म, रीति-रिवाजों और संस्कृति के अस्तित्व की गारंटी दी थी। उन्होंने गुलामी को समाप्त कर दिया। 101 सामान्य आलोचना 300 की रिलीज से पहले वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के विषय के राजनीतिक पहलुओं के बारे में चिंता व्यक्त की। स्नाइडर ने बताया कि स्टूडियो के साथ पूर्व बनाम पश्चिम के बारे में बहुत संवेदनशीलता थी। 102 ग्रीको-फारसी संघर्ष और वर्तमान घटनाओं के बीच संभावित समानता के बारे में मीडिया अटकलें स्नाइडर के साथ एक साक्षात्कार में शुरू हुईं जो बर्लिन फिल्म महोत्सव से पहले आयोजित किया गया था। 103 साक्षात्कारकर्ता ने टिप्पणी की कि हर कोई इस फिल्म का समकालीन राजनीति में अनुवाद करने के लिए निश्चित है। स्नाइडर ने जवाब दिया कि उन्हें पता था कि लोग वर्तमान घटनाओं के लेंस के माध्यम से फिल्म को पढ़ेंगे, लेकिन फिल्म और आधुनिक दुनिया के बीच कोई समानता नहीं थी। 104 वर्तमान राजनीतिक समानताओं के बाहर कुछ आलोचकों ने फिल्म के वैचारिक अभिविन्यास के बारे में अधिक सामान्य प्रश्न उठाए हैं। स्लेट के डाना स्टीवंस ने फिल्म की तुलना द इटर्नल ज्यू से की। यह एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है कि कैसे जातिभेद वाली कल्पना और राष्ट्रवादी मिथक कुल युद्ध के लिए उकसावे के रूप में काम कर सकते हैं।
चूंकि यह विचारधारा के बाद की एक्सबॉक्स के बाद की 21वीं सदी का उत्पाद है, इसलिए 300 के बारे में तकनीकी उपलब्धि के रूप में बात की जाएगी, जो फिल्मों और वीडियो गेम के बीच बढ़ती धुंधली रेखा पर अगला बिंदु है। 105 ऑरलैंडो सेंटिनल के आलोचक रोजर मूर 300 को सुसान सोनटेग की फांसीवादी कला की परिभाषा से जोड़ते हैं। 106 वास्तव में 300 में स्पार्टन्स की ढालों पर लैम्ब्रा चिन्ह ने दूरदराज पहचानवादी आंदोलन के आधिकारिक प्रतीक के लिए प्रेरणा बनाई। 107, 108 दूसरी ओर, न्यूजरे के आलोचक जीन सीमोर ने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं गुमराह करने वाली है। उन्होंने लिखा कि यह फिल्म किसी भी वैचारिक सिद्धांत का सामना करने के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। 109 स्नाइडर ने खुद वैचारिक रीडिंग को खारिज कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि समीक्षक जो एक ग्राफिक उपन्यास फिल्म के बारे में कुछ लोगों के बारे में एक दूसरे को रौंदते हुए नियोकॉन, होमोफोबिक, होमोएरोटिक या नस्लवादी जैसे शब्दों का उपयोग करके आलोचना करते हैं, वे मुद्दे को याद कर रहे हैं। 110 हालांकि स्नाइडर ने दर्शकों में युवा सीधे पुरुषों को असहज करने के लिए विशेष रूप से एक स्त्री खलनायक को गढ़ने की बात भी स्वीकार की। एक 20 वर्षीय लड़के के लिए एक विशाल देवराजा से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है, जो आपके साथ अपना रास्ता बनाना चाहता है। 111 स्लोवेनियाई आलोचक स्लावोज जिजेक ने बताया कि कहानी एक गरीब, छोटे देश ग्रीस को दर्शाती है, जिस पर एक बहुत बड़े राज्य फारस की सेना ने आक्रमण किया और आधुनिक महाशक्ति के साथ स्पार्टन्स की पहचान को त्रुटिपूर्ण बताया। 112 लेखक फ्रैंक मिलर ने कहा, स्पार्टन्स एक विरोधाभासी लोग थे। वे ग्रीस में सबसे बड़े गुलाम मालिक थे, लेकिन साथ ही स्पार्टन महिलाओं के पास अधिकारों का एक असामान्य स्तर था। यह एक विरोधाभास है कि वे ऐसे लोगों का समूह थे जो कई मायनों में फांसीवादी थे, लेकिन वे लोकतंत्र के पतन के खिलाफ एक दीवार थे। आज हमारी अपनी सेना के संदर्भ में आप जो सबसे करीबी तुलना कर सकते हैं, वह है लाल टोपी वाले स्पार्टन्स को हमारे विशेष ऑपरेशन बलों की तरह सोचना। वे एक जबरदस्त योद्धा नैतिकता वाले लगभग अलौकिक चरित्र है, जो निस्संदेह ग्रीस में सबसे अच्छे लड़ाके थे। मैं स्पार्टा को अत्यधिक सटीक शब्दों में प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, क्योंकि आखिरकार मैं चाहता हूं कि आप स्पार्टन्स का समर्थन करें। मैं उन्हें उतना क्रूर नहीं दिखा सकता था जितना वे थे। मैंने उन्हें उतना क्रूर बनाया जितना मैंने सोचा था कि आधुनिक दर्शक बर्दाश्त कर सकते हैं। 99 डिसेबिलिटी स्टडीज क्वार्टरली में विद योर शील्ड और ऑन इट डिसेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन इन 300 इंच के लेखक माइकल एम केमर्स ने कहा कि फिल्म में कुब्रे और उसकी कहानी का चित्रण केवल सक्षमतावाद नहीं है, यह विकलांगता विरोधी है। 113 फ्रैंक मिलर ने उन क्षेत्रों पर टिप्पणी करते हुए जिसमें उन्होंने कथात्मक उद्देश्यों के लिए स्पार्टन क्रूरता को कम किया, कहा, मैंने राजा लियोनिदास को बहुत ही विनम्रता से कुब्रे इफिलेट से कहा है कि वे उसकी विकृति के कारण उसे एक सैनिक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। यह बहुत अधिक शास्त्रीय स्पार्टन होगा यदि लियोनिदास हंसे और उसे चट्टान से नीचे गिरा दें। अगस्त 2006 में वार्नर ब्रदर्स ने 300 की रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007 घोषित की, 50 लेकिन अक्टूबर में रिलीज को 9 मार्च 2007 तक आगे बढ़ा दिया गया। 40 9 दिसंबर 2006 को बटनबेथॉन फिल्म फेस्टिवल में 300 का अधूरा कट दिखाया गया। 51 होम मीडिया 300 को डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और एचडी डीवीडी पर 31 जुलाई 2007 को क्षेत्र 1 के प्रदेशों में एकल डिस्क और 2 डिस्क संस्करणों में जारी किया गया था। 300 को अगस्त 2007 से क्षेत्र 2 के प्रदेशों में डीवीडी, बीडी और एचडी डीवीडी पर एकल डिस्क और स्टील केस 2 डिस्क संस्करणों में जारी किया गया था। 21 जुलाई 2009 को वार्नर ब्रदर्स ने 300 द कंप्लीट एक्सपीरियंस नामक एक नई ब्लूरे डिस्क जारी की जो वॉचमैन की ब्लूरे डिस्क रिलीज के साथ मेल खाती थी। यह नई ब्लूरे डिस्क 40 पृष्ठ की डिजीबुक में संलग्न है और इसमें मूल रिलीज के सभी अतिरिक्त और साथ ही कुछ नई चीजें शामिल है।
इन सुविधाओं में द कंप्लीट 300 ए कॉम्प्रिहेंसिव इमर्शन नामक पिक्चर इन पिक्चर सुविधा शामिल है। 52 फिल्म का अल्ट्रा एचडी ब्लूरे संस्करण 6 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था। 53 9 जुलाई 2007 को अमेरिकी केबल चैनल TNT ने वार्नर ब्रदर्स से फिल्म के प्रसारण के अधिकार खरीदे। 54 TNT ने सितंबर 2009 में फिल्म का प्रसारण शुरू किया। सूत्रों का कहना है कि नेटवर्क ने प्रसारण अधिकारों के लिए $17 मिलियन, 55 और $20 मिलियन 54 के बीच भुगतान किया। TNT ने अधिक सामान्य 5 साल के सौदे के बजाय 3 साल के सौदे पर सहमति जताई। 55 स्वागत बॉक्स ऑफिस 300 उत्तरी अमेरिका में 9 मार्च 2007 को पारंपरिक और आईमैक्स दोनों थिएटरों में रिलीज हुई थी। 56 इसने अपने शुरुआती दिन 28 106 731 की कमाई की और अपने उत्तरी अमेरिकी शुरुआती सप्ताहांत 7 885 301 के साथ समाप्त किया। 57 जिसने आइस एज द मेल्टडाउन द्वारा मार्च महीने में सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड और स्प्रिंग रिलीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब से 300 के स्प्रिंग रिलीज रिकॉर्ड को फास्ट एंड फ्यूरियस ने तोड़ा और 300 के मार्च रिकॉर्ड को टिम बर्टन की एलिस इन वंडरलैंड ने तोड़ा। 58 59 300 की ओपनिंग वीकेंड की कमाई बॉक्स ऑफिस के इतिहास में 24वीं सबसे ज्यादा है, जो द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क से थोड़ा नीचे है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा है। 60 यह द मैट्रिक्स रीलोडेड 91.8 मिलियन और द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 83.8 मिलियन के बाद किसी आर-रेटेड फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। 61 फिल्म ने 3.6 मिलियन के ओपनिंग वीकेंड के साथ आईमैक्स सिनेमाघरों के लिए भी रिकॉर्ड बनाया। 62 फिल्म ने दुनिया भर में 456,068 181 की कमाई की। 302 दिन पहले 7 मार्च 2007 को स्पार्टा में और 8 मार्च को पूरे ग्रीस में प्रदर्शित किया गया। 63 64 स्टूडियो के अधिकारी प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे, जो उनकी अपेक्षा से दोगुना था। 65 उन्होंने फिल्म की शैलीगत हिंसा, रानी गोर्गो की मजबूत महिला भूमिका जिसने बड़ी संख्या में महिलाओं को आकर्षित किया, और माइस्पेस विज्ञापन ब्लिच को इसका श्रेय दिया। 66 निर्माता मार्क कैंटन ने कहा, माइस्पेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने इंटरनेट या ग्राफिक उपन्यास की सीमाओं को पार कर लिया है। एक बार जब आप एक बेहतरीन फिल्म बनाते हैं, तो बात बहुत तेजी से फैल सकती है। 66 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया 14 फरवरी 2007 को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1700 दर्शकों के सामने अपने विश्व प्रीमियर में फिल्म को खड़े होकर तालियां मिली। 67 इसे कुछ घंटे पहले एक प्रेस स्क्रीनिंग में नकार दिया गया था, जहां कई उपस्थित लोग शो के दौरान चले गए और जो लोग अंत में रह गए, उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा। 68 जुलाई 2024 तक रॉटन टोमाटोज पर 238 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 61% की स्वीकृति रेटिंग मिली थी, जिसकी औसत रेटिंग 6.10 थी। साइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है, एक सरल दिमाग वाला लेकिन नेत्रहीन रोमांचक अनुभव, खून, हिंसा और तैयार मूवी उद्धरणों से भरा हुआ। 69 अक्टूबर 2020 तक मेटाक्रिटिक पर 42 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 52 का भारित औसत स्कोर मिला था, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 70 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 71 कुछ सबसे प्रतिकूल समीक्षाएं प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्रों से आईं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने 300 को एपोकेलिप्टो जितना ही हिंसक और दोगुना बेवकूफ़ी भरा बताया, और उन्होंने इसकी रंग योजना की भी आलोचना की और सुझाव दिया कि इसके कथानक में नस्लवादी अंतर्वस्तु शामिल है। स्कॉट ने स्पार्टन्स को चित्रित करने वाले अभिनेताओं के सुडौल शरीर का भी मजाक उड़ाया, यह घोषणा करते हुए कि फारसी पात्र चेहरे में छेद करने की कला में अग्रणी है, और घोषणा की कि स्पार्टन्स की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं के पास बेहतर स्वास्थ्य क्लब और इलेक्ट्रोलिसिस सुविधाएं थीं।
72 केनेथ तुरान ने लॉस एंजल्स टाइम्स में लिखा कि जब तक आप हिंसा को स्पार्टन, क्वेंटिन टारनटिनो या वीडियो गेम खेलने वाले किशोर लड़के जितना पसंद नहीं करते, तब तक आप अंतहीन रूप से मोहित नहीं होंगे। 73 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2 रेटिंग दी। 74 ग्रीक अखबारों में कार्यरत कुछ आलोचक विशेष रूप से आलोचनात्मक रहे हैं, जैसे कि फिल्म आलोचक रॉबी एक्सील, जिन्होंने कहा कि फिल्म देखने वाले डिजिटल एक्शन से चकित हो जाएंगे, लेकिन साथ ही भड़कीले व्याख्याओं और एकायामी चरित्रों से चिर भी महसूस करेंगे। 64 75 वैरायटी के टॉड मैकार्थी ने फिल्म को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक हालांकि बमबारी बताया। 76 जबकि किर्क हनीकट ने हॉलीवुड रिपोर्टर में लिखते हुए इसकी स्थलाकृति, रंग और रूपों की सुंदरता की प्रशंसा की। 77 शिकागो सन टाइम्स में लिखते हुए रिचर्ड रोपर ने 300 को सिनेमाई ग्राफिक उपन्यासों का सिटीजन केन कहा। 78 एम्पायर ने फिल्म को 5 में से 3 अंक दिए, जिसमें लिखा था दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक, पूरी तरह से जुझारू और एक बौने के पैडलिंग पूल की तरह उथला। यह शैली का एक पूरा हेर है जिसमें बस थोड़ा सा पदार्थ है। कॉमिक बुक रिसोर्सेज के मार्क क्रोनन ने फिल्म को सम्मोहक पाया, जिससे उन्हें किसी भव्य चीज के गवाह होने से शक्ति की भावना मिली। 79 आईजीएन के टॉड गिलक्रिस्ट ने जैक स्नाइडर को एक सिनेमाई दूरदर्शी और आधुनिक मूवी मेकिंग के संभावित उद्धारक के रूप में सराहा। पुरस्कार एमटीवी मूवी अवार्ड्स 2007 में 300 को सर्वश्रेष्ठ मूवी, जेरार्ड बटलर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लीना हेडी के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन, रॉड्रिगो सैंटोरो के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक और लियोनिडास के लिए द उबर इमोर्टल से मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फाइट के लिए नामांकित किया गया था। 81 लेकिन केवल सर्वश्रेष्ठ फाइट का पुरस्कार जीता। 300 ने ट्रावोल्टा फैमिली एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत 2006 से 2007 गोल्डन आइकन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामेटिक फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म दोनों का सम्मान जीता। 82 दिसंबर 2007 में 300 ने आईजीएन की मूवी ऑफ द ईयर 2007 83 के साथ 7 सर्वश्रेष्ठ कॉमिक बुक अनुकूलन 84 और किंग लियोनिडास को पसंदीदा किरदार के रूप में पुरस्कार जीता। 85 86 2009 में नेशनल रिव्यू पत्रिका ने 300 को अपने पिछले 25 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ रूढ़िवादी फिल्मों की सूची में 5वें स्थान पर रखा। 87 ऐतिहासिक सटीकता थर्मोपाइले की वास्तविक लड़ाई में स्पार्टन्स पहले ही फारसियों के खिलाफ अन्य ग्रीक पोलिस के साथ गठबंधन में शामिल हो गए थे। थर्मोपाइले की लड़ाई के दौरान ग्रीस पर जेरेक्सेस के आक्रमण का समय स्पार्टन्स के एक धार्मिक त्योहार कार्निया के साथ मेल खाता था, जिसमें स्पार्टन्स को युद्ध करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी फारसियों के खतरे को महसूस करते हुए और फारसियों के हमदर्द के रूप में प्रकट नहीं होना चाहते थे, स्पार्टन सरकार ने अकेले लियोनिदास के बजाय लियोनिदास को अपने निजी 300 मजबूत अंगरक्षक के साथ थर्मोपाइले भेजने का फैसला किया। 88 अन्य ग्रीक पोलिस 300 स्पार्टन पुरुषों में शामिल हो गए और कुल मिलाकर 5000 से 6000 कुल ग्रीक सैनिकों के बीच हो गए। प्राचीन इतिहासकारों और वर्तमान विद्वानों दोनों के बीच ऐतिहासिक आम सहमति यह थी, चूंकि स्पार्टन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वास्तविक मार्शल आर्ट पर कुछ ही रिकॉर्ड संरचनाओं और रणनीति के विवरणों के अलावा जीवित रहते हैं। स्टंट समन्वयक और फाइट कोरियोग्राफर डेमन कैरो के नेतृत्व में फाइट कोरियोग्राफी आधार के रूप में फिलिपिनो मार्शल आर्ट के साथ विभिन्न हथियार कलाओं का संश्लेषण था। 90 कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ग्रीक इतिहास के प्रोफेसर पॉल कार्टलेज ने फिल्म निर्माताओं को ग्रीक नामों के उच्चारण पर सलाह दी और कहा कि उन्होंने स्पार्टा पर उनके प्रकाशित काम का अच्छा उपयोग किया। उन्होंने स्पार्टन्स के वीर संहिता के चित्रण और वीर सम्मान के पुरुष मार्शल कोर का समर्थन करने, वास्तव में उसे मजबूत करने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए फिल्म की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने इसके पश्चिम अच्छे लोग बनाम पूर्व बुरे लोग ध्रुवीकरण के बारे में संदेह व्यक्त किया। 91 कार्टलेज ने लिखा कि उन्होंने फिल्म का आनंद लिया, लेकिन लियोनिडास द्वारा एथेनियन को लड़के प्रेमी के रूप में वर्णित करना विडंबनापूर्ण लगा,
क्योंकि स्पार्टन्स ने खुद अपनी शिक्षा प्रणाली में संस्थागत समलैंगिकता को शामिल किया था। 92 टोरंटो विश्वविद्यालय में हेलेनिस्टिक इतिहास के सहायक प्रोफेसर एप्रेम लिटल ने कहा कि 300 ने स्पार्टन समाज को समस्याग्रस्त और परेशान करने वाले अंदाज में चुनिंदा रूप से आदर्श बनाया और फारसियों के सौराष्ट्रों को राक्षसों और गैरस्पार्टन यूनानियों को कमजोर के रूप में चित्रित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म का नैतिक ब्रह्मांड प्राचीन यूनानियों को उतना ही विचित्र लगा होगा जितना कि आधुनिक इतिहासकारों को। 93 लिटल ने यह भी टिप्पणी की, यूनानियों को धोखा देने वाले इफिल्टस को भी स्वस्थ शरीर वाले स्थानीय माली से एक स्पार्टन निर्वासित में बदल दिया जाता है, एक विचित्र रूप से विकृत ट्रोल जिसे स्पार्टन रीतिरिवाज के अनुसार एक शिशु के रूप में मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए था। लियोनिडास बताते हैं कि उसकी झुकी हुई पीठ का मतलब है कि इफिल्टस अपनी ढाल को इतना ऊपर नहीं उठा सकता कि वह फालानक्स में लड़ सके। यह स्पार्टन यूजनिक्स का एक पारदर्शी बचाव है और यह देखते हुए सुविधाजनक है कि शिशुहत्या एक अशुभ जन्मचिह्न द्वारा आसानी से की जा सकती थी। 93 विक्टर डेविस हैंसन, एक नेशनल रिव्यू स्तंभकार और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो में शास्त्रीय इतिहास के पूर्व प्रोफेसर, ने 2007 में ग्राफिक उपन्यास के पुनर्मुद्रण के लिए प्रस्तावना लिखी और कहा कि यह फिल्म हेरोडोटस की मूल सामग्री के साथ एक विशिष्ट आत्मीयता प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह प्राचीन स्पार्टा के मार्शल लोकाचार को पकड़ती है और थर्मोपाइले को सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने टिप्पणी की कि साइमनाइड्स, एशिलस और हेरोडोटस ने थर्मोपाइले को पूर्वी केंद्रीयवाद और सामूहिक दास्ता के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में देखा, जो स्वायत्त पोलिस के स्वतंत्र नागरिक के विचार का विरोध करता था। 94 उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म लड़ाई को अवास्तविक तरीके से चित्रित करती है और इसका उद्देश्य पहले मनोरंजन और झटका देना और फिर निर्देश देना था। 95 तौराज दरियाई, जो अब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन में ईरानी इतिहास और फारसी विश्व के बास्करविले प्रोफेसर है, ने फिल्म में शास्त्रीय स्रोतों के उपयोग की आलोचना करते हुए लिखा, फिल्म को प्रामाणिक स्वाद देने के लिए शास्त्रीय लेखकों एशेलियस, डायोडोरस, हेरोडोटस और प्लूटार्क के कुछ अंश फिल्म में डाले गए हैं। जब फिल्म में फारसियों के राक्षसी मानव झुंड के साथ लड़ाई का वर्णन किया जाता है, तो एशेलियस एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। ग्रीक वीरता के बारे में डायोडोरस का कथन उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए फिल्म में डाला गया है, लेकिन फारसी वीरता का उनका उल्लेख छोड़ दिया गया है। हेरोडोटस की काल्पनिक संख्या का उपयोग फारसी सेना को आबाद करने के लिए किया जाता है और ग्रीक महिलाओं, विशेष रूप से स्पार्टन महिलाओं के बारे में प्लूटार्क की चर्चा को महिला विरोधी, फारसी राजदूत और स्पार्टन राजा के बीच संवाद में गलत तरीके से डाला जाता है। शास्त्रीय स्रोतों का निश्चित रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन बिल्कुल गलत जगहों पर या काफी भोलेपन से। इस दौरान एथेनियन समुद्री युद्ध लड़ रहे थे। 96 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूर्व प्रधान संपादक और हाउ टू नो के लेखक रॉबर्ट मैकहेनरी ने कहा कि यह फिल्म लगभग एक अवर्णनीय रूप से मूर्खतापूर्ण फिल्म है। फिल्म के दृश्यों का उपयोग आसानी से बंस ऑफ स्टील या एबमास्टर या थाईमास्टर को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। यह स्पार्टन आदर्श के रोमांटिकीकरण के बारे में है, एक प्रक्रिया जो प्राचीन काल में भी शुरू हुई थी, रोमनों द्वारा प्रचारित की गई थी और समय के साथ बची रही, जबकि वास्तविक ऐतिहासिक स्पार्टा से कम मिलती जुलती है। 97 300 राइज ऑफ एन एम्पायर 2014 की अमेरिकी महाकाव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन नोआम मुरो ने किया है और पटकथा जैक स्नाइडर और कर्ट जॉनस्टेड ने लिखी है, जो फ्रैंक मिलर की तत्कालीन अप्रकाशित कॉमिक बुक लिमिटेड सीरीज जेरेक्स पर आधारित है। 300 2006 की अगली कड़ी, यह उस फिल्म की मुख्य घटनाओं से पहले, उसके दौरान और बाद में होती है, और यह ग्रीको-फारसी युद्धों में आर्टेमिसियम की लड़ाई और सलामिस की लड़ाई का एक काल्पनिक पुनर्कथन है। 7 कलाकारों में लीना हेडी, पीटर मेंसा, डेविड वेनहम, एंड्रयू टियर्न, एंड्रयू प्लीविन और रोड्रिगो सेंटोरो शामिल है,
जो फली फिल्म से अपनी भूमिकाएं दोहरा रहे हैं। 300 राइज ऑफ एन एम्पायर को 7 मार्च 2014 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 8-9 अपने पूर्ववर्ती की तरह इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने एक्शन दृश्यों, संगीत, छायांकन, दृश्य प्रभावों और ग्रीन के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन कहानी और अतिशयोक्तिपूर्ण रक्तपात की आलोचना की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $110 मिलियन के बजट से दुनिया भर में $337 मिलियन की कमाई की। 6 कथानक स्पार्टा की रानी गोर्गो मैराथन की लड़ाई के बारे में बताती है, जिसमें एथेंस के थेमिस्टोकल्स ने फारस के राजा डेरियस को मार डाला था। डेरियस का बेटा जेरेक्सेस अपने पिता की मृत्यु का गवाह बनता है और उसे यूनानियों के खिलाफ कभी युद्ध न करने की सलाह दी जाती है। डेरियस के नौसेना कमांडर आर्टेमिसिया जेरेक्सेस को भगवान बनने के लिए राजी करता है और जेरेक्सेस को रेगिस्तान के रास्ते यात्रा पर भेजता है। जेरेक्सेस एक गुफा में पहुंचता है और एक दूसरे के तरल पदार्थ में स्नान करता है, जो एक ईश्वर राजा के रूप में उभरता है। वह फारस लौटता है और अपने पिता का बदला लेने के लिए ग्रीस पर युद्ध की घोषणा करता है। जैसे ही जेरेक्सेस की सेना थर्मोपाइले की ओर बढ़ती है, थेमिस्टोकल्स परिषद से मिलते हैं और उन्हें समुद्र में फारसियों से लड़ने के लिए एक बेड़ा प्रदान करने के लिए राजी करते हैं। थेमिस्टोकल्स राजा लियोनिदास से मदद मांगने के लिए स्पार्टा की यात्रा करते हैं, लेकिन डिलियोस द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है कि लियोनिदास ओरेकल से परामर्श कर रहे हैं और गोर्गो एथेंस का पक्ष लेने के लिए अनिच्छुक है। थेमिस्टोकल्स अपने पुराने दोस्त स्काइलियास से फिर से मिलते हैं, जिसने फारसी सैनिकों में घुसपैठ की थी, और खुलासा किया कि आर्टेमिसिया ग्रीक पैदा हुई थी, लेकिन ग्रीक होप्लित्स द्वारा उसके परिवार की हत्या के बाद वह फारस चली गई थी। एक फारसी दूत ने उसे अपने साथ ले लिया और उसे प्रशिक्षित किया, और वह अंततः एक नौसेना कमांडर बन गई। थेमिस्टोकल्स को यह भी पता चलता है कि लियोनिदास केवल 300 पुरुषों के साथ फारसियों से लड़ने के लिए मार्च कर रहा है। थेमिस्टोकल्स अपने 50 युद्धपोतों और कई हजार आदमियों के बेड़े का नेतृत्व करते हैं, जिसमें स्काइलियस का बेटा कैलिस्टो और थेमिस्टोकल्स का दाहिना हाथ एस्किलस शामिल है, जो एजियन सागर में आर्टेमिसियम की लड़ाई शुरू करते हैं। वे अपने जहाजों को फारसी जहाजों से टकराते हैं और पीछे हटने से पहले उन पर हमला करते हैं। अगले दिन यूनानियों ने पीछे हटने का नाटक किया और फारसी जहाजों को एक दरार में ले गए, जहां वे फंस गए। यूनानियों ने ऊपर की चट्टानों से फारसी जहाजों पर हमला किया। थेमिस्टोकल से प्रभावित होकर आर्टेमिसिया उसे अपने जहाज पर ले आती है और उसे अपने दूसरे इन कमांड के रूप में फारसी पक्ष में बहकाने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फारसियों ने ग्रीक जहाजों पर टार और फ्लेम बमों से हमला किया, लेकिन एक एथेनियन ने फारसियों में से एक को मार दिया, जो मशाल लेकर टार में गिर गया, जिससे दोनों तरफ के जहाज क्षतिग्रस्त हो गए। थेमिस्टोकल्स को एक विस्फोट से समुद्र में फेंक दिया जाता है और लगभग डूबने से पहले उसे एशेलियस द्वारा बचाया जाता है, और जब वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है, तो वह उसके बगल में खड़ा रहता है। थेमिस्टोकल्स को मरा हुआ मानकर आर्टेमिसिया और उसकी सेनाएं पीछे हट जाती है। अपनी चोटों से उबरने के बाद थेमिस्टोकल्स को पता चलता है कि उसके केवल कुछ 100 योद्धा और उसके 6 जहाज ही इस विनाशकारी हमले में बच पाए हैं। आर्केडियन सेनापति डेक्सोस ने थेमिस्टोकल्स को बताया कि लियोनिदास और उसके 300 आदमियों की हत्या तब हुई जब इफियाल्टेस ने यूनानियों को जेरेक्सेस के हाथों धोखा दिया। थेमिस्टोकल्स एथेंस लौटता है और इफियाल्टेस से भिड़ता है, जो बताता है कि जेरेक्सेस एथेंस पर हमला करके उसे जलाने की योजना बना रहा है। इफियाल्टेस को अपने विश्वासघात पर पछतावा होता है और वह मृत्यु का स्वागत करता है, लेकिन उसे बख्श दिया जाता है ताकि वह जेरेक्सेस को चेतावनी दे सके कि यूनानी सेना सलामिस में इकट्ठा हो रही है। थेमिस्टोकल्स मदद मांगने के लिए स्पार्टा में गोर्गो से मिलने जाता है, लेकिन लियोनिदास की मौत पर शोक मना रहे गोर्गो मना कर देता है। प्रस्थान करने से पहले
थेमिस्टोकल्स गोर्गो से लियोनिदास का बदला लेने का आग्रह करता है। एथेंस में जेरेक्सेस की सेना बर्बाद हो रही है जब एफियाल्टेस थेमिस्टोकल्स का संदेश देने के लिए आता है। यह जानने पर कि वह जीवित है, आर्टेमिसिया युद्ध के लिए अपनी नौसेना तैयार करने के लिए निकल पड़ती है। थेमिस्टोकल्स अपनी शेष सभी सेनाओं को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। शेष ग्रीक जहाज फारसी जहाजों पर हमला करते हैं, जिससे सलामिस की निर्णायक लड़ाई शुरू होती है। थेमिस्टोकल्स और आर्टेमिसिया एक द्वंद्व युद्ध में शामिल होते हैं, जो गतिरोध में समाप्त होता है। गोर्गो डेल्फी, थेब्स, ओलंपिया, आर्केडिया और स्पार्टा सहित कई यूनानी शहर राज्यों के जहाजों के साथ युद्ध में आता है, जो सभी फारसियों के खिलाफ एकजुट होते हैं। जेरेक्सेस एक चट्टान से युद्ध को देख रहा है, अपनी नौसैनिक हार को स्वीकार करते हुए वापस लौटता है और अपनी सेना का मार्च जारी रखता है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोकल्स पर हमला करती है, लेकिन वह उसे चाकू मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जबकि डिलियोस ग्रीक हमले का नेतृत्व करता है, थेमिस्टोकल्स और गोर्गो पूरी ग्रीक सेना के साथ फारसियों पर हमला करते हैं। गालना, सुलिवन स्टेपल्टन थेमिस्टोकल्स के रूप में, ईवा ग्रीन आर्टेमिसिया के रूप में, कैटलिन कारमाइकल 8 वर्षीय आर्टेमिसिया के रूप में, जेड चिनोवेट 14 वर्षीय आर्टेमिसिया के रूप में, लीना हेडी रानी गोर्गो के रूप में, रॉड्रिगो सेंटोरो राजा जेरेक्सेस के रूप में, जैक ओकोनेल कैलिस्टो के रूप में, हंस मैथेसन एशेलियस के रूप में 10, कैलन मुल्वे स्काइलियास के रूप में, डेविड वेनहम डिलियोस, एंड्रयू टियरनान एफियाल्टेस के रूप में, राजा डेरियस प्रथम के रूप में यिगल नाओर 11, एंड्रयू प्लीविन डैक्सोस के रूप में, बेन टर्नर जनरल आर्टाफरनेस के रूप में, जनरल बंडारी के रूप में अशरफ बरहोम, क्रिस्टोफर स्क्यूरेफ जनरल काशानी के रूप में, पीटर मेंसा आर्टेमिसिया के प्रशिक्षक बटा फारसी संदेशवाहक के रूप में, जेरार्ड बटलर किंग लियोनिडस के रूप में, पुरालेख फुटेज 12। इसके अतिरिक्त एक अलग दृश्य में लियोनिदास को दर्शाने के लिए कंप्यूटर द्वारा निर्मित प्रतिकृति का उपयोग किया गया है। माइकल फैसबेंडर स्टेलियोस के रूप में, पुरालेख फुटेज। उत्पादन विकास जून 2008 में निर्माता जियान्नी नुनारी, मार्क कैंटन और बर्नी गोल्डमैन ने खुलासा किया कि 300 के सीक्वल पर काम शुरू हो गया था। 13 लीजेंडरी पिक्चर्स ने घोषणा की कि फ्रैंक मिलर, जिन्होंने 1998 की कॉमिक बुक लिमिटेड सीरीज लिखी थी जिस पर फिल्म 300 आधारित थी, एक फॉलोअप ग्राफिक उपन्यास लिख रहे थे, और जैक स्नाइडर 300 के सहपटकथा लेखक और निर्देशक अनुकूलन का निर्देशन करने में रुचि रखते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सुपरमैन रीबूट मैन ऑफ स्टील को विकसित और निर्देशित करना चुना। 14-15 नोआम मुर्रो ने निर्देशन किया, जबकि स्नाइडर ने निर्माण और सहलेखन किया। फिल्म ग्रीक नेता थेमिस्टोकल्स पर केंद्रित थी, जिसे ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता सुलिवन स्टेपल्टन द्वारा चित्रित किया गया था। 17 सितंबर 2012 में फिल्म का नाम बदलकर 300 राइज ऑफ एन एम्पायर कर दिया गया। 18 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2012 की शुरुआत में बुल्गारिया के सोफिया में नुबोयाना फिल्म स्टूडियो में शुरू हुई। 19 अंडरवाटर ग्रीन स्क्रीन दृश्यों को भी लीवसरेन स्टूडियो में फिल्माया गया। 10 मई 2013 को यह घोषणा की गई कि फिल्म की रिलीज की तारीख 2 अगस्त 2013 से 7 मार्च 2014 तक बढ़ा दी जाएगी। 8 संगीत मुख्य लेख 300 राइज ऑफ एन एम्पायर साउंड ट्रैक। फिल्म का स्कोर जंकी एक्सेल द्वारा तैयार किया गया था, जो स्नाइडर के साथ चल रही साझेदारी में पहली फिल्म थी। 21 उन्होंने समय अवधि और संस्कृति से मेल खाने के लिए प्राचीन फारसी और ग्रीक संगीत वाद्ययंत्रों पर शोध करने का प्रयास किया। साथ ही एक फंतासी फिल्म होने के नाते उन्होंने यहाँ-वहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ ध्वनियों को मिश्रित करने का प्रयास किया। 22 जंकी एक्सेल के स्कोर वाली एल्बम 4 मार्च
2014 को वाटर टॉवर म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई थी। स्वागत। बॉक्स ऑफिस 300। राइज ऑफ एन एम्पायर ने उत्तरी अमेरिका में $106.6 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $231 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $337.6 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $110 मिलियन था। 6। उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में $45 मिलियन के साथ नंबर 1 पर शुरुआत की। 23। अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म $19.2 मिलियन की अतिरिक्त कमाई करते हुए दूसरे नंबर पर आ गई। 24। अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म $8.5 मिलियन की कमाई करते हुए 5वें नंबर पर आ गई। 25। अपने चौथे सप्ताहांत में फिल्म $4.2 मिलियन की कमाई करते हुए 9वें नंबर पर आ गई। 26। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 199 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 45% की स्वीकृति रेटिंग दी है, जिसमें औसत रेटिंग 5/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, यह कुछ दर्शकों को स्टाइलिश खून-खराबे वाली एक खाली कवायद के रूप में प्रभावित करेगी और ईवा ग्रीन के शानदार अभिनय के बावजूद 300। राइज ऑफ एन एम्पायर अपने पूर्ववर्ती से एक कदम नीचे है। 27 मेटाक्रिटिक पर 34 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 48 अंक मिले हैं, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 28 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जो इसके पूर्ववर्ती द्वारा प्राप्त से कम है। 29 कई आलोचकों ने इस फिल्म की तुलना इसके पूर्ववर्ती से नकारात्मक रूप से की है। द रैप के टॉड गिलक्रिस्ट ने लिखा, राइज ऑफ एन एम्पायर में निर्देशक स्नाइडर की कार्टूनिस्ट जीवनी के चतुर विखंडन की कमी है, जो टेस्टोस्टेरोन ईंधन वाले ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के शानदार, मजबूत पलायनवाद को कमजोर करती है, जिसमें एक ऐसी कहानी है जो लगभग इतनी चिंतनशील है कि वह उत्साहजनक नहीं है। 30 द न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलस रैपोल्ड ने एक मिश्रित समीक्षा दी। नौसेना की टक्कर और हाथापाई पैनल जैसी प्रस्तुतियों में होती है, जो पहले आधे घंटे के लिए बोल्ड और संतोषजनक है, लेकिन इसमें 300 की गति और धमाकेदार जिन्हें सही स्क्वाई की कमी है। 31 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने सोचा कि यह पहले की फिल्म की तरह दिखने में अधिक मोनोक्रोमेटिक और नीरस है, जिसमें बोल्ड रेड्स और समृद्ध पृथ्वी टोन की कमी है। 32 वैरायटी के स्कॉट फाउंडस ने सकारात्मक समीक्षा दी। इस अत्यधिक मनोरंजक समय भरने वाली फिल्म में पौराणिक प्रतिध्वनि का अभाव है, जिसने 300 को एक तात्कालिक क्लासिक जैसा महसूस कराया, लेकिन अपनी शर्तों पर यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा काम करती है। 12 सिएटल टाइम्स के सोरेन एंडरसन ने इसे अपने दर्शकों को पूरी तरह से आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए मूवी गोइंग अनुभव को बनाने के लिए अपने एकल दिमाग वाले समर्पण में बहुत प्रभावशाली माना। 33 Film.com के जेम्स रोची ने फिल्म को 10 में से 0 अंक दिए और इसे 3D मजाक कहा। 34 जेम्स बेरार्डिनेली ने लिखा, फिल्म में सभी आवश्यक तत्व मौजूद है, लेकिन उनका प्रभाव फीका है। 35 न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जो न्यूमेयर ने सोचा कि यह एक राख भरे वीडियो गेम की तरह है। यह IMAX और 3D में और भी अधिक गंदा है। 36 स्टार ट्रिब्यून के कॉलिन कवर्ट ने महसूस किया कि यह मार्क्विस डी साडे और माइकल बे के बीच सहयोग की तरह है, या शायद हिस्ट्री चैनल और 100 फ्रेंचाइज। 37 टाइम आउट के गाय लॉज ने लिखा, यह मांस और नरसंहार है जिसे दर्शक यहां देखने के लिए है, और मुर्रो इसे शानदार तरीके से पेश करते हैं, केवल बैकस्टोरी के कुछ हिस्सों के लिए रुकते हैं। 38 द वाशिंगटन पोस्ट की एन हॉर्नरे ने कहा, राइज ऑफ एन एम्पायर बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, यहां तक कि 300 के प्रसिद्ध सिक्स पैक एब्स में भी 1 या 2 कैन की कमी लगती है। 39 एक नकारात्मक समीक्षा में शिकागो रीडर के ड्रू हंट ने लिखा, धीमी गति के युद्ध के दृश्य तकनीकी रूप से प्रभावशाली और कभी-कभी सुरुचिपूर्ण होते हैं, लेकिन यहां इतनी मर्दांगी है
कि हजारों एनेफिल लॉकर रूम घुट सकते हैं। 40 रिचर्ड रोपर ने फिल्म को प्रोडक्शन डिजाइन, वेशभूषा, शानदार ढंग से कोरियोग्राफ किए गए युद्ध दृश्यों और आश्चर्यजनक सीजीआई की जीत कहा। 41 यूएसए टुडे के स्कॉट बाउल्स ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए। स्क्रिप्ट की समझ की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीयता को भूल जाइए, एम्पायर एक ट्रोजन हॉर्स है। 42 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेत्सी शार्की ने सोचा कि शानदार क्रू लड़ाई फिल्म का मुख्य कॉलिंग कार्ड है और इसमें राइज ऑफ एन एम्पायर निराश नहीं करता है। 43 द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के डेविड हिल्टब्रांड ने इसकी स्लोमो अल्ट्रावायलेंस और प्रभावशाली 3D प्रभाव की प्रशंसा की। इसे एक प्रशंसक लड़के की कल्पना, एक 4 सितारा आश्चर्य कहा। 44 द डेट्रायट न्यूज के टॉम लॉन्ग ने फिल्म को डी दिया, एक खूनखराबा और कुछ खास नहीं। 45 द ग्लोब एंड मेल के एडम नेमैन ने इसे एक वीडियो गेम के लिए एक एडन सामग्री पैक कहा। 46 एनपीआर के मार्क जेनकिंस ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, अगर फिल्म का एक्शन वीडियो गेम की याद दिलाता है तो नाटकीय रूप से कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था 1980 के दशक के रॉक वीडियो का सुझाव देती है। वास्तव में राइज ऑफ एन एम्पायर इतना कैंपी है कि यह एक संगीत के रूप में बेहतर काम कर सकता है। 47 नेवार्क स्टारलेजर के स्टीफन विट्टी ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार दिए। उन्होंने कहा, इसमें बहुत सारे दांत पीसना, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना और बारूद का कालानुक्रमिक उपयोग है, जब तक कि हम अपने कान बंद नहीं कर लेते। ऐतिहासिक सटीकता। द गार्जियन के ऐतिहासिक फिल्मों के समीक्षक एलेक्स वॉन टुंजेलमैन ने फिल्म की ऐतिहासिक वैधता को बदनाम करते हुए इसे इतिहास ग्रेड असफल का वर्गीकरण दिया। उन्होंने फिल्म में कई ऐतिहासिक विसंगतियों का उल्लेख किया है, जिसमें वह महत्वपूर्ण दृश्य भी शामिल है जिसमें थेमिस्टोकल्स ने मैराथन की लड़ाई में डेरियस द ग्रेट को मार डाला, जबकि वह वास्तव में अनुपस्थित था और कुछ वर्षों बाद ही प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। 52 टुंजेलमैन ने फारसी फायर के लेखक और इतिहासकार टॉम हॉलैंड को उद्धृत किया, जिन्होंने हेरोडोटस के इतिहास का अनुवाद किया था और जो ग्रीको-फारसी युद्धों के विशेषज्ञ है। उन्होंने फिल्म की तुलना वास्तविक ऐतिहासिक वास्तविकता के लिए एक जंगली काल्पनिक विकल्प से की। 52 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रीक संस्कृति के प्रोफेसर पॉल कार्टलेज ने भी फिल्म में ऐतिहासिक अशुद्धियों को नोट किया। उदाहरण के लिए, डेरियस को चित्रित किए अनुसार नहीं मारा गया था और नहीं वह और नहीं जेरेक्सेस मैराथन की लड़ाई में मौजूद थे। आर्टेमिसिया ऐतिहासिक रूप से एक रानी और एक दुर्व्यवहार करने वाली अनाथ दास नहीं थी, वास्तव में जलमरूमध्य में नौकायन के खिलाफ तर्क दिया और फारसी युद्धों में बच गई। इसके अलावा स्पार्टन नौसेना ने अंतिम युद्ध दृश्य में दिखाए गए विशाल आर्मरा के बजाय 400 युद्धपोतों के ग्रीक बेरे में मात्र 16 युद्धपोतों का योगदान दिया। 53 कुछ आलोचकों ने फिल्म को ईरानोफोबिया के उदाहरण के रूप में पहचाना है। 55 टुंजेलमैन ने पाया कि यह फिल्म अपने पूर्ववर्ती से ही ओरिएंटलिज्म का विशाल सुनहरा अवतार है। 56 कार्डिफ विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर लॉयड लेवेलिन जोन्स के अनुसार वास्तव में 300 राइज ऑफ एन एम्पायर के फारसी हर ओरिएंटलिस्ट क्लिच की कल्पना के अवतार बने हुए हैं। वे जितने कमजोर और रीरविहीन हैं, उतने ही पतनशील और अति कामुक भी है। वे एक ग्रीक गद्दार की मदद के बिना लड़ाई जीतने में भी असमर्थ है। आर्टेमिसिया एक महिला जो जेना एक योद्धा राजकुमारी की तरह वेशभूषा में हो सकती है, लेकिन जिसका दिल शक्ति और विनाश की पागल इच्छा से भरा हुआ है। तो पिछली जो मूवी है वो 9 दिसंबर 2006 को देखने को मिली थी। इंडिया में रिलीजिंग डेट है 9 मार्च 2006 थी और साथ ही साथ 117 मिनट की रनिंग लेंथ के साथ ही हमें देखने को मिली थी और ये भी एक वार मूवी थी। इसे
मेनली 300 के नाम से एक तरह से जाना गया था उस दौर के अंदर, और लगभग इसने 65 मिलियन के बजट के अंदर लगभग 455 मिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि सुपर डुपर हिट इस मूवी को बनाता है। बाकी अब दूसरा पार्ट इसका हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन इंतज़ार आपको बहुत करना पड़ेगा। जैसे ग्लैडिएटर नाम की इस मूवी का भी दूसरा पार्ट आ चुका है, टीजर ट्रेलर आपने देख लिया होगा। उसी प्रकार से जितनी भी पुरानी वॉर मूवी उन्हें भी आगे बनाया जा रहा है, उनके नए पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कंफर्म भी हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।